स्टॉक मार्केट स्कैम फ्री भी है, आसान भी बहुत है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न हमेशा स्टॉक मार्केट में ही आता है। लोग होते हैं ना जिनको ये रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट नहीं होता, वो करते हैं सेव करने से ना कंपाउंडिंग नहीं होती, यानी कि पैसे से पैसा नहीं बनता। वॉरेन बफेट ने भी यही कहा कि जो स्टॉक मार्केट है ना इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री। ब्रोकरेज फर्म्स हैं कि कितनी रिलायबल होती है? ब्रोकरेज पूरी इंडस्ट्री होती है, वो बाय सेल पे अर्न करती है, और आप टेंशन नहीं लें, जब पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन पैसा बनाएंगे आपका भी पैसा बन जाएगा। अब्दुल भाई, आपने भी रिसेंटली कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यूएस की स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा रिटर्न दे रही है। ये आखिरी दफ़ा 2004 में हुआ था, 20 साल बाद 2024 में अचीव हुआ था। पिछले 10 सालों में एप्पल और मिज़ान का अगर कंपैरिजन करें तो डॉलर में मिज़ान ज़्यादा आगे। आप रियल एस्टेट देख लें, आप जो है फिक्स्ड इनकम देख लें, बैंक में पैसे रखना, सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है ना हमेशा स्टॉक्स में आता है पूरी दुनिया में। सारी जो मूवीज़ हैं, इवन हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब ट्रेडिंग दिखाती हैं। लोगों को ना पिछले 10 सालों में कंटेंट ही ऐसा दिखाया है कि ना हमने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करके जो है ना मैं एकदम से अपनी ज़िंदगी बदल सकूँ। योर सेविंग्स शुड फीड योर इन्वेस्टमेंट्स एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड फीड योर लग्जरीज। 5 लाख रुपए अगर लेट से बोनस मिला है, आईफोन नहीं लेना, उसको इन्वेस्ट करना है। जब वो 5 करोड़ हो जाएगा या 2 करोड़ हो जाएगा, फिर जब डिविडेंड आएगा ना उससे आईफोन ले लें, फिर कोई मसला नहीं है। आर्मी बनानी है रिटेल इन्वेस्टर्स की ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। साल बाद हम दोबारा आपसे करेंगे आई विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सारे जो मिसकंसेप्शन है ना फिर उसके जवाब आप देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वी बॉट्स की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं मेहर सतार। मैं हूं अहद अहमद। नाज़रीन, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो स्टॉक मार्केट को लूडो की तरह नहीं बल्कि साइंस समझ के खेलते हैं, और आज हम हर वो सवाल लेंगे जो एक आम पाकिस्तानी के जहन में आता है कि आखिर क्या वाकई स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है या डूबता है, और साथ कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेके हम ग्रो कर सकते हैं, और शुरू में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। जी हाँ नाजरीन, मैं भी इन्हीं की वजह से, इनसे इंस्पायर होकर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैंने एक अपना अकाउंट खुलवाया और थोड़े से पैसे मैंने अभी उसमें पुट इन किए हैं। बट कोशिश ये है कि मैं इनसे डिटेल में समझूं। इतने अच्छे तरीके से ये समझाते हैं कि बंदा कहता है कि सारे पैसे आप ले लें और मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दें। इतने मज़े का अंदाज़ और इतना हम्बल अंदाज़ कि हर सुनने वाला कहता है कि ही इज़ राइट। तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर अब्दुर्रहमान नजम साहब की। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ये सोली रीज़न है कि भजन मैं आपकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनको भी, ये जो मेरे साथ बैठे हैं उमैर सतार, इनको कन्विंस करें। बट ने हम इसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लगेंगे कि जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह करना है। बट बिफोर, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल है, तो लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो बट वी वांटेड टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एजुकेशन क्या थी, बिकॉज पीपल वांट टू नो अबाउट यू नाउ। चलिए हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर बंदा जो है ना इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अभी मेरा माइंड ना बना नहीं है, ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही हाल है। लोगों को ज़्यादा जो है रियल एस्टेट की तरफ जो है सिखाया गया कि इधर सबसे ज़्यादा रिटर्न आते हैं। लेकिन मेरी भी जो अपनी जर्नी है ना उस पर भी मैंने सारी स्टडी की, डिफरेंट एसेट क्लासेस देखे। पहले मैं भी बड़ा सोचता होता था, जब मैं यूनिवर्सिटी से आता होता था छुट्टियों में, तो घर पे ऐसी बात होती थी, घर वाले सब कहते थे कि हम तो जिसको भी जानते हैं लॉस हुआ है। तो बाहर मैं देखता होता था कि पूरी दुनिया जो है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। सारे दोस्त बताते होते थे कि जो है ना इसमें जो है आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें, थोड़े टाइम बाद जो है ना आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है ना एक बन जाएगी और उससे जो है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगा। सब ने प्लान बनाए हुए थे अपने, लेकिन इधर आके घर वालों की बात सुनते होते थे, और थी भी बिजनेस फैमिली, ऐसा नहीं था कि उनको चीज़ों का पता नहीं था, फिर भी वो कहते थे नहीं नहीं हम तो जिसको भी जानते हैं नुकसान हुआ है। तो मेरी खुद भी पूरी एक जर्नी थी। पहले मैं सोचता था ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब थोड़ा टाइम लगाया तो पता चला कि स्टॉक मार्केट स्कैम फ्री भी है, इसमें आपसे कोई धोखा भी नहीं कर सकता, आसान भी बहुत है, और सबसे ज़्यादा रिटर्न दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न हमेशा स्टॉक मार्केट में ही आता है। बहुत लोग उसको मुश्किल समझते हैं कि क्या है ये, इसमें तो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, फिर हेडलाइन भी लग जाती हैं, पता नहीं कितने अरब का जो है आज नुकसान हो गया। ऊपर से सबसे ज़्यादा हमारे रिश्तेदारों के नुकसान हुए थे, जो बताने वाले होते हैं ना हमेशा वही डूबे होते हैं। जब ऊपर जा रही होती है ना तो 5-10 हज़ार कोई माइलस्टोन अचीव होता है ना, फिर खबर लगती है। लेकिन जब नीचे आ रही होती है तो एकदम से एक डिक्लाइन और उसकी एक सनसनी फैल जाती है। इसके पीछे ना क्रक्स मैंने 2 चीज़ें समझी, एक स्टॉक मार्केट असल में है क्या, और दूसरी चीज़ कि रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट क्या होता है। आपने ये अगर समझ लिया ना, फिर एक सोच होती है कि मैं तो सैलरी अर्न करता हूँ सिर्फ, मैं कैसे जो है एक वेल्थ अपनी बना सकता हूँ या इतने पैसे एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। हाँ, मैं थोड़े 5,000 10,000 सेव करके कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, क्या ज़रूरत है मुझे ये करने की। लेकिन जब आप ये समझेंगे ना और पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझेंगे कि आप जब इन पैसों को जोड़ते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ग्रो होने लग जाते हैं तो उसकी अमाउंट बहुत बड़ी बन जाती है।
तो आप जैसे अगर एग्जांपल लें, एक बंदा सोचता है कि लेट से मैं महीने के 5,000 से सेव कर सकता हूँ। अभी मैंने करियर शुरू किया है, 50,000 की अभी सैलरी है, तो मैं 5,000 सेव करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यही 5,000 हर महीने लगाने लग जाएंगे, अगले साल आपकी जो है सैलरी इंक्रीज़ होगी। अभी तो हम प्रमोशन को भी नहीं डाल रहे इसमें, सिर्फ जो नॉर्मल 10% इंक्रीज़ हो जाती है ना, उससे आप अगले साल जो है हर महीने 5,500 सेव करेंगे। ठीक है। अब जो लोग होते हैं ना, जिनको ये रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट नहीं होता, वो क्या करते हैं, इसको अलमारी में रख दिया या किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे रिटर्न नहीं आता, या कमेटी डाल दी साल हाँ, बाद के वो लिए आ गया। करते हैं सेव। ओके। सेव करने से ना कंपाउंडिंग नहीं होती, यानी कि पैसे से पैसा नहीं बनता, लेकिन इन्वेस्ट करने से वो पैसे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है। इसी को अगर थोड़ा ऐसे देखें कि अब लेट से अपने एक बंदे ने अपना करियर स्टार्ट किया, अब अगले 25, 30 साल, 35 साल उसने काम करना है। ठीक है। इस टाइम में अगर वो हर महीने 5,000 सेव कर रहा है, एक साल बाद उसको थोड़ा सा बढ़ा लेता है, तो अगर इसको वो स्टॉक मार्केट में लगाता रहेगा, जो एवरेज रिटर्न है एवरेज कंपनी का, मतलब इसको मैं आपको बताऊंगा भी पूरा कि कैसे अकाउंट खुलता है, सब कुछ होता है, क्या करना है इसमें ना, आपको साल में 5-10 मिनट से ज़्यादा काम नहीं है ये। तो ये जो 5-5 हज़ार हर साल आपने तकरीबन 3 लाख सेव किए, दूसरे साल में थोड़े से ज़्यादा होंगे, ये 25 साल बाद जो है ना 5 करोड़ बन जाते हैं। कंपाउंडिंग जब होती है, आपने टोटल सेव जो है वो कोई तकरीबन किए होंगे मुश्किल से 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ 1.5 करोड़ सेव किए होंगे, लेकिन वो बढ़ बढ़ के 5 करोड़ बन जाते हैं 25 साल बाद। ठीक है। और अगर आप उसको 10 साल और एक्सटेंड करें तो फिर जो है ये कोई 25 करोड़ वाली कहानी हो जाती ठीक है। है। कंपाउंडिंग जो है ना, चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज। देखिए शॉर्ट टर्म में भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं सब देखते हैं कि कौन सी एसेट क्लास अच्छी है, मुझे आजकल कहाँ पैसे लगाने चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म तो एक ऐसी चीज़ है ना कि बंदा अगर आंख बंद करके करे, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन फिर भी जब इतने एंड में रिजल्ट आ रहा हो तो लॉन्ग टर्म तो सबको करना चाहिए, इधर से शुरू करना चाहिए। फिर जब आपकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज बनती है, आप देखते हैं कि अभी जो है आउटलुक अच्छी है पाकिस्तान की, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लगा लेता हूँ, ज़्यादा सेव कर लेता हूँ, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। इधर लोगों को सिखाया गया है कि ना पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ वज़ीर आज़म भी बोलते रहते हैं, सही है, कुछ पता नहीं होता, कभी डिफ़ॉल्ट के करीब आ जाते हैं, कभी जो है एकदम से हुकूमत की पॉलिसी चेंज होती है, एक बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा होता है वो बंद हो जाता है, तो बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना, बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना, ऐसी जगह लगाओ जो कि हुकूमत आपसे नहीं ले सकती, और वो है ज़मीन, प्लॉट। सही है, हाँ, ज़मीन पे आप जा भी सकते हैं, उधर जाके जो है आपने एक देख भी सकते हैं, हाँ भाई किसी ने कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन ज़मीन की हम भी खुद जब जैसे घर में भी सब कहते होते कि इधर ना ज़मीन में ज़्यादा रिटर्न, आपको लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक दफ़ा आज से आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है, जब ना स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कोई 60,000 पे पहुंचा था, तो मैंने ऐसे ही अपने ट्विटर पे शेयर किया कि ये जो इंडेक्स है ना 25 साल में 1,000 से एवरेज कंपनी 60,000 पे पहुंच गई है, यानी कि आपका जो है 60 गुना फ़ायदा हो गया। तो आप कोई सब आप घर पे रहते हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू या रिश्तेदारों के थ्रू कोई एग्जाम्पल बनाएं कि किसी ज़मीन ने भी इतना रिटर्न दिया हो। वैसे तो हम सुनते रहते हैं कभी कोई चीज़ बढ़ जाती है, कभी कुछ बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई है तो कोई एग्जांपल होगी उसकी, लोग तो आगे आगे होकर बताते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल उठा लें, लाहौर की DHA Phase 6, तो सब जो है निकला है कोई ना कोई एग्जांपल नहीं, इससे इसके करीब आ जाती हैं, हाँ, लेकिन ये है एक एवरेज कंपनी, यानी कि एवरेज रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट जो है ना, वो रियल एस्टेट की टॉप एग्जाम्पल जो है ना उनके बराबर आगे खड़ा हो जाता है। ओके। अब आप अगर सोचें, आप स्टॉक मार्केट में अगर आपने अच्छी चीज़ ढूंढ ली होती, तो फिर अच्छी कंपनी ढूंढ ली होती, तो फिर आपका जो 60 टाइम्स हो रहा है ना इतने टाइम में, वो फिर 100, 200, इवन 300 की एग्जांपल्स भी हैं। सो और इसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न डेटा से तो नज़र आ रहा था कि नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी जर्नी में ना वॉरेन बफे की AGM सुनी। ये दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर, आजकल भी बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन ये जो है 1956 से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब हर तरह की वर्ल्ड वॉर भी देखी है इन्होंने, ग्रेट डिप्रेशन, इनके जो टीचर थे ना उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन देखा है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सेकंड हैंड इनको नॉलेज ग्रेट डिप्रेशन की भी है। आपको इनसे क्यों इंस्पिरेशन इतनी मिली वॉरेन बफे से? जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया ना, तो इन्वेस्टिंग का थोड़ा थोड़ा शौक बन रहा था, तो ऐसे ही इस तरह से आपको जिस चीज़ का शौक हो, आपको यूट्यूब पे उसकी वीडियोस नज़र आने लग जाती हैं। मैंने और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स की बुक्स पढ़ी हुई हैं, पीटर लिंच की पढ़ी हुई हैं, और भी इवन जो सेंट्रल बैंकर्स मशहूर है ना अमेरिका के, जैसे 1970s और 80s में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई थी, तो एक बड़े उनके मशहूर सेंट्रल बैंकर, उन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है, तो उस तरह की बुक्स भी पढ़ी हुई हैं, रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ी हुई है। लेकिन इनकी जब वीडियो मुझे नज़र आई ना यूट्यूब पे, AGM 1994 की थी, वो ऐसे 4-5 घंटे की थी, उसमें वो लोगों को बता रहे हैं, उनके जवाब दे रहे हैं, जो भी जिस तरह का भी सवाल हो, मुश्किल सवाल हो, कोई कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, ऑयल एंड गैस में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे जो है बिज़नेस ऑपरेट करता है, तो इनको ना बिज़नेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो समझ आए उससे कि इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि आप ना इन बिज़नेस में पार्टनर बन जाते हैं। अब जब आपको समझ आया था ना कि ये बिज़नेस करता क्या है, फिर कभी स्टॉक मार्केट नीचे जाए, शेयर नीचे जाए, आप फिर बेचते नहीं।
सारी घबराहट जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाती है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में अगर बिजनेसमैन हैं या बिज़नेस साइड पे करते हैं, 1 से 2 बिज़नेस करते हैं, ठीक है, उसमें उनको घबराहट नहीं होती क्योंकि उनको सारी चीज़ों का पता होता है। अभी 2 साल पहले पाकिस्तान में इंपोर्ट जो है रुक गया था जी। अब पाकिस्तान में कितने लाखों में इंपोर्टर होंगे, लेकिन किसी को घबराहट तो नहीं हुई। ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने सोचा कि अब हम ये काम छोड़ देते हैं, नया काम शुरू कर देते हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो गया। उनको पता था चीज़ें ठीक होंगी, आज से 6 महीने बाद 1 साल बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है ना, लोग घबराहट शुरू हो जाती है और उसकी वजह ये होती है उनको पता नहीं होता उन्होंने किस चीज़ में इन्वेस्ट किया। अच्छा, मैं स्टॉक एक्सचेंज पे आपसे भी वापस आता हूँ। मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आप वापस आए इंग्लैंड से तो आपने क्योंकि आपकी बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है आपका, तो आपने अपने फादर को किस तरह कन्विंस किया कि आप पैसे स्टॉक एक्सचेंज में डालें? क्योंकि मेरे घर पे जो बड़े हैं वो कतन कहते हैं मैं नहीं डालता, वही वाली बात है, वो कहते हैं हमारे बड़े हमें मशवरा ये देके गए थे कि यार स्टॉक एक्सचेंज में पैसे मत हार्ट अटैक आता है इससे। बल्कि मुझे तो कहते थे कि मैं तो जिसको भी जानता हूँ उसका नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली। तो मेरी खुद भी जर्नी थी, लकीली मेरे बड़े भाई भी हैं तो उन्होंने संभाली हुई थी चीज़ें। तो ऐसा नहीं था कि मुझे जो है 100% यही करना था, लेकिन फिर भी जो शुरू के 2 साल थे उसमें हमारा स्टील का पहले फैमिली का बिज़नेस होता था और फिर कंस्ट्रक्शन का होता था, दोनों पे मैं जाता होता था। लेकिन 2-3 साल में जब ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली और फिर जो है ना आई थिंक 2 साल जब गुजर गए थे ना, फिर मैंने जो सारी चीज़ें सीखी वॉरेन बफे की सारी AGMs ये देख के 4-4 5-5 घंटे की एक होती थी, 20-25 साल की देखी। फिर उसको मैंने कहा पाकिस्तान पे इसको अप्लाई भी तो करना है ना। तो जब उसको अप्लाई करना शुरू किया, कुछ बिज़नेस मुझे जल्दी समझ आने लग गए। तो एक कंपनी मुझे समझ आ गई, उस वक्त 2019 का टाइम था, कोहार्ट सीमेंट। ओके। तो मैंने उसकी रिसर्च की, सारा पढ़ा सीमेंट के बारे में। लकीली ना इस सेक्टर में कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं लिस्टेड, तो ब्रीफिंग्स होती रहती हैं हर 3 महीने बाद। हम समझे 5 ब्रीफिंग्स हो रही हैं, तो आपको 5 मौके मिल रहे हैं कि आप उस इंडस्ट्री को और ज़्यादा समझ सकते हैं। उसकी मैनेजमेंट जो है बात कर रही है, सारा कुछ कर रही है। तो मुझे समझ आ गया कि उस टाइम पे जो डॉलर का रेट था ना, 1 मिलियन टन का अगर प्लांट होगा ना, वो तकरीबन 10 अरब रुपये का लगता है। ठीक है, अब उस टाइम पे ज़रा प्रॉफिट कम थे, सीमेंट का बैग जो है ना बड़ा सस्ता हुआ, तो जितनी कॉस्ट पे बन रहा था बिक रहा था, तो हर कंपनी जो है ना वो ब्रेक इवन कर रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्रॉफिट तो कम है, तो 10 अरब वाली चीज़ जो कभी अगर नहीं कमा रही हो तो सेल हो जाती है, 7 पे मिलने लग जाएगी, 6 पे मिलने लग जाएगी। लेकिन एक कंपनी मिली जिसने बैंक से कोई कर्जा भी नहीं लिया हुआ था, उसका 4 मिलियन टन का प्लांट था और उसकी प्राइस चल रही थी 8 अरब रुपये। 2 अरब रुपये का एक प्लांट मिल रहा था जो कि 10 का होना चाहिए था। और वॉरेन बफेट ने सिखाया हुआ था कि स्टॉक मार्केट में ना असल में जो पूरी कंपनी होती है ना, उसकी वैल्यू कभी कभी असल वैल्यू से एक शेयर की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं होती। यानी कि आप समझें एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 1000 ऑफिस हैं, ठीक है, एक ऑफिस है 50 लाख का। अब अगर एक जो है ऑफिस किसी को मजबूरी में बेचना होगा, वो 40 का बेच देगा, 35 का बेच देगा। लेकिन अगर ऐसे 10 मिलियन ऑफिस हो जाएं और एक बंदे की उसकी जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाए, तो अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होगी तो उसको आधी और 1/3 कीमत पे भी बेच के चला जाएगा, क्योंकि पैसों की अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो शेयर मार्केट में ऐसे होता है। क्योंकि एक शेयर अगर 100 रुपये का है, 30 रुपये का है, अगर किसी ने बेचने हैं तो बहुत ज़्यादा लोग थोड़े टाइम बाद ना उसका एंकर भूल जाते हैं कि इसकी असर फेयर वैल्यू क्या है। तो अगर चीज़ें ख़राब चल रही हों तो उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये है तो वो 30 पे भी आ सकती है। बिल्कुल है। और अगर चीज़ें अच्छी जा रही हो ना तो वो 100 वाली चीज़ 200 की भी हो जाती है। मैं भी इस पे आता हूँ, स्टॉक मैनिपुलेशन में भी आता हूँ आपसे, लेकिन मुझे पहले उस पर वापस आए कि वालिद साहब को किस तरह कन्विंस किया आपने? फिर यही जो कोहार्ट सीमेंट वाली एग्जांपल थी ना, मैं उनके पास लेके गया। हाँ। मैंने उनको सारा बताया कि ये एक सीमेंट का जो प्लांट है ना, ये आता है 10 अरब रुपये का, ठीक है। अब आजकल बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो 5-6 अरब ठीक है होना चाहिए। जो चीज़ नहीं कमा रही होती उसकी फिर वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन मैंने कहा इस कंपनी पे कोई कर्जा भी नहीं है और जो है ना ये हमें 2 अरब पर मिलियन टन के हिसाब से मिल रही है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 2-3 साल में जब चीज़ें ठीक होंगी ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, सीमेंट बिकेगा, इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। वो पहली इन्वेस्टमेंट थी। कहते हैं हाँ बात तो सही है। वैसे उन्होंने भी अपनी तरफ से सारा चेक किया कि हाँ असल में इतने का ही होता है, इसने कुछ गलती तो नहीं की, उसको देखा भी उस पर कर्जा है कि नहीं। कहते चलो ठीक है इसमें कर लेते हैं। वो पहली इन्वेस्टमेंट थी, तो वो लकीली जो है 1 साल में ही 4 गुना हो गया। वाह। हाँ, और उसमें एक ट्रिगर ये भी था कि कोविड के बाद जो है ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया उसमें वो बढ़ा। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले भी, ये 2019 की बात है ना, तो हाँ, ये COVID कंस्ट्रक्शन तो पैकेज तो जून 2020 में आया था। 20 में। उससे पहले ही जो है वो जो है 2-3 गुना हो गया हुआ था। और उसकी वजह वही थी जो सिखाई थी वॉरेन बफे के टीचर ने। उस पर एक पूरी बुक लिखी हुई है उन्होंने, सिक्योरिटी एनालिसिस, और वो उस टाइम पे लिखी हुई है जब ग्रेट डिप्रेशन होता था। अब जब हालात बहुत ख़राब हो ना, लोग 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच के चले जाते हैं। बस वो इतने तंग आ जाते हैं, कहते हैं अब बस इसका कुछ नहीं होता, मैंने 3 साल इसको होल्ड कर लिया है, इसने मुझे नुकसान ही दिया है, अब बस मुझे इससे जो है ना छुटकारा। तो जो जिन लोगों को नॉलेज होती है वो उसका फ़ायदा उठा के अच्छी प्राइस पे ख़रीद लेते हैं। सो वो जो है इवन कोविड आने से पहले ही जो है ना 2-3 गुना हो गया था।
ठीक, ठीक। क्योंकि वो समझ आ गई थी कि स्टॉक मार्केट में चीज़ें जो है ना स्प्रिंग की तरह होती हैं। स्प्रिंग को आप दबा लेंगे लेकिन थोड़े टाइम बाद मैक्सिमम 2-3 साल में उसने अपनी जगह पे आना ज़रूर है। ऐसे ही है। तो ये पूरी नॉलेज थी इंडिविजुअल कंपनीज़ की भी। कन्विंस हो गए फिर आसानी से, हाँ, फिर पहली इन्वेस्टमेंट की, और पैसे प्रॉफिट दे दिया और खुश हुए फिर वो। प्रॉफिट भी आया। फिर जो है दूसरी इन्वेस्टमेंट की, उसमें मैंने जाके समझाया कि ये कंपनी जो है ना, ये इसका बिजली का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ, IPP, तो इसको ना फिक्स पेमेंट मिलती है। ठीक है। तो फिक्स तो ये आनी पेमेंट, है। हाँ ये आनी अब चले या ना चले। तो वो भी उनको कहा चलो हाँ ठीक है, टीवी पे भी इसकी बात होती है कि ये लोग बहुत पैसे बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जो नॉलेज दी ना जब बिज़नेस के बारे में, शुरू में बिल्कुल मैं उनको कहता था ऐसी कंपनी में हम बिल्कुल नहीं करेंगे जिसने कर्जा लिया हो। लेकिन फिर 2022 के बाद जो है 21 और 22 में शेयर्स नीचे भी आए, तो उसमें जो है कंपनी थोड़ा सा लॉस भी होता था। चीज़ें समझते थे, हमें आइडिया था कि ये चीज़ें जो है ऐसी होती हैं, जब इकोनॉमी थोड़ी ख़राब होती है तो टेम्परेरीली लोगों का रुझान बदल जाता है। और आपने घबराना नहीं फिर into the हाँ, stock। बस पर समझ, longer बस में। पढ़ते रहना, मेक श्योर करते रहना आपने कोई गलती तो नहीं की। हो सकता है आपने भी कोई गलती की हो, कोई चीज़ गलत समझ ली हो, गलत प्राइस पे ले ली हो। तो एक कंटिन्यूस रिव्यू का प्रोसेस जो है वो करते रहना है। और फिर 2023 और 24 और अब पिछले 2 साल में तो जो रिटर्न्स आए हैं और जिस तरीके से और लोग भी आ रहे हैं, और हम लोगों की भी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई है बिजनेसेस के बारे में, टीम भी हमारी बन गई है, तो अब तो पेरेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बट शुरू में आम बंदे को भी मैं अब यही कहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं जो ना आपको घबराहट देती हैं। एक होता है कि मुल्क के हालात जो है ना वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब वो हमने देख लिया कि भाई पिछले 25 साल में क्या कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है। सही है, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए, मिलिट्री रूल भी आ गया, हर चीज़ हुई, इंडिया ने टैक्स भी किए, फिर भी जो है एवरेज बिजनेस जो 1000 का इंडेक्स होता था 1999 में, वो आज 130 क्रॉस कर गया। ऐसे ही है। तो इसमें तो वेल्थ क्रिएशन होनी है। दूसरी चीज़ होती है जो जिस पे मैंने अपने फादर को कन्विंस किया, एक कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होती। जब उसको आप एज अ बिजनेस ओनर्स देखेंगे ना, तो फिर आपकी जो है ना आपको वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। फिर आपको पता है इसने जो है ना अगले 1 साल में इतना कमाना है, तो मैं इसको कम प्राइस पे क्यों बेचूं। तो इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सारी चीज़ें समझ आती हैं, तो फिर सब लोग जो है इन्वेस्ट भी करते हैं। वॉरेन बफे ने भी यही कहा कि जो स्टॉक मार्केट है ना, इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री। अब स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? मिज़ान बैंक, सही है, लकी सीमेंट, UBL बैंक, हाँ, मारी एनर्जीज़। अब ये कौन है? ये पाकिस्तान की टॉप कंपनीज है ना। अगर आप इनका शेयर लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, तो इनको जो कंपनी में प्रॉफिट आएगा वो आपको भी मिलेगा। अब इसमें ना ज़्यादातर लोग करते ही हैं कि किसी से, जैसे उनको किसी ने कन्विंस कर लिया कि ये कंपनी बड़ी अच्छी है, उन्होंने देखा भी होता है, जैसे मार्केट में मिज़ान बैंक की नई ब्रांचेस खुल रही हैं, तो कहते हैं चलो हाँ ये कंपनी पे, वो कन्विंस हो जाते हैं, हाँ इसका शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे नज़र भी आ रहा है, मैं खुद इनको यूज़ भी करता हूँ, मैं इनका कस्टमर भी हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसमें ख़रीदते हैं ना, 6 महीने बाद कोई न्यूज़ आई, थोड़ा सा नीचे चलने लगा, तो घबराहट का शिकार हो जाता है। तो वो जो कंपनी होती है ना, वो अपनी वेल्थ क्रिएशन कर लेती है टाइम के साथ। वो जो बंदा होता है ना, वो ईज़ ऑफ बाइंग सेलिंग की वजह से ना कहीं गलत टाइम पे बेच के निकल जाता है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें कि कंपनी अच्छी आइडेंटिफाई करें जो आपको अच्छा रिटर्न दे रही है लॉन्ग टर्म में, और 2-3 चीज़ें लिखें एक कागज़ पे कि ये कंपनी जो है ना अच्छा कमाती है इस वजह से। जैसे मिल्लत ट्रैक्टर अच्छा कमाती है क्योंकि ट्रैक्टर जो है ना सारे पाकिस्तान में बनते हैं सारे, तो जब भी डिवैल्यूशन होती है उनकी कॉस्ट जो है उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी जो है ट्रैक्टर की वो प्राइस बढ़ा देती है। इसी तरीके से अगर मिज़ान बैंक ज़्यादा कमाता है, उसकी वजह ये है कि उनके बैंक में करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा है, फ्री मनी। ऐसे ही है। इसी तरीके से हर कंपनी की ना कोई 2-3 वजह होती हैं। जैसे मारी एनर्जीज है, उसकी वजह ये है कि उसकी जो फील्ड है ना, वो आप समझे सऊदी अरेबिया की क्वालिटी की है। सिर्फ पाकिस्तान में एक ही कंपनी है मेरे ख्याल से जो गैस नेचुरली निकालती है। सबसे बड़ी गैस फील्ड पाकिस्तान की ना, वैसे तो मशहूर सुई है क्योंकि उधर सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पाकिस्तान की प्रोडक्शन एक फील्ड से आती है, और 1960 से प्रोड्यूस करती जा रही है। नॉर्मल फील्ड के अंदर ना 3500 मीटर, 3000 मीटर आप ड्रिल करें, फिर गैस निकलती है, उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है कि मिलेगी नहीं मिलेगी। इस फील्ड में 1000 मीटर पे जो है वो सारी गैस निकल आती है, और अच्छी प्राइस मिलती है आपको, क्योंकि लोकल गैस जो है वो सस्ती है LNG के मुकाबले में। इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस बिज़नेस में, उस पर बहुत अच्छा रिटर्न आता है। तो ऐसे 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी को मल्टीबैगर बनाती हैं, जो अच्छा रिटर्न लेकर आता है। वो अगर आपको पता हो ना, फिर जब ये शेयर गिरेगा आप बेचोगे नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो एक मसला सबसे बड़ा जो मेजर होता है, स्टार्ट कैसे करना है, अकाउंट कैसे खुलाना है, स्टॉक एक्सचेंज काम किस तरह करती है, लोगों के लिए मिसकन्फ्यूजन है। चले मैं आपको इसका ना तरीका बताता हूँ कि हर बंदा 5 से 10 मिनट लगा के 1 साल जो है ना, अब ये हम सारी बातें कर रहे हैं कि 99 में 1000 का इंडेक्स होता था, आज 1,30,000 का, इसको कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम ये तो KSE 100 की एग्जांपल है, हम KMI 30 की ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में करना होता है। तो जो KSE 100 है उसमें सारी कंपनीज हैं, उसमें बैंक्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो KMI 30 है ना, उसके अंदर 30 कंपनीज हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट भी हैं, और जो सबसे बड़ी कंपनीज होंगी ना उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है।
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक इंडेक्स है उसमें 30 कंपनीज हैं। अब उसकी जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें आती है लकी सीमेंट, मिज़ान और इसके अलावा मारी एनर्जीज़। इन सब की ना ऐसे 8%, किसी की 7%, किसी की 6%। तो आपने सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने जैसे बताया स्टॉक मार्केट है स्कैम फ्री, सारी ट्रांजैक्शन जो है ना बैंक से हों, तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी को आपने कैश नहीं देना कि भैया मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ मेरे लिए शेयर ले लो, ऐसा हो नहीं सकता। बैंक से आप ट्रांसफ़र करेंगे ब्रोकरेज अकाउंट। सबसे पहले आपने ब्रोकरेज अकाउंट खोलना। आज से 2 साल पहले, क्योंकि पिछले 5 सालों से पाकिस्तान में FATF के बड़े मसाइल चल रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग मुश्किल हो गई। लेकिन 2 साल पहले सहूलत अकाउंट लॉन्च हुआ है, जिसमें आप PSX की वेबसाइट पे जाएं, टॉप 10 ब्रोकर्स निकालें, उसमें जो टॉप 5 है ना सबको एक एक कॉल करें। जिससे आपको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आए ना, जिसको लग रहा हो आपको ये मेरा अकाउंट सबसे जल्दी खोल देगा, उससे कहो मैंने आप पे हाँ सहूलत अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, आप 2-3 को ट्राई करेंगे, 3-4 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा। सिर्फ शनाख्ती कार्ड देना, कुछ भी नहीं मांगेंगे आपसे। और 10 लाख की उसकी लिमिट होती है, 10 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं मांगेंगे। ठीक है, आपने अकाउंट खुल गया आपका, मैक्सिमम 1 हफ्ते में खुल जाएगा। अब आपने लेट से 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है। आपने जाना है PSX की वेबसाइट पे फिर से KMI 30 की लिस्ट निकालनी है। आपने देखा ये मारी एनर्जीज़ 8% है, मैंने भी 8% लेना है, तो मैं 1 लाख में से 8,000 के शेयर इसके ले लूँगा। फिर आपने देखा मिज़ान बैंक 9% है, आपने कहा 9% कितना बनता है 9,000। ठीक है, आपने 9,000 के शेयर उसके ले लिए, जो भी प्राइस चल रही है। ठीक है, आप टॉप 15 कंपनीज ही करेंगे ना अगर, तो 90% कवर हो जाएगा। जो उससे नीचे वाली कंपनीज होती हैं उनकी परसेंटेज कम होती है। अब आपके पास 10,000 रुपये बच गए। अब वो आप अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ ट्राई भी कर सकते हैं, या फिर जो टॉप 10 कंपनीज है ना सब में 1,000 और डाल और ऐड कर दें। ठीक है, बस। अब आपने यही करना है। आपके अगले महीने पैसे आए 5,000, 10,000 आपने फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट से आपकी अमाउंट कम है, आपके सारे नहीं शेयर आ रहे, आप पहले महीने में टॉप 3 कर लें, अगले महीने में अगली 3 कर लें, और 3-4 महीने में आपका पूरा फिर से कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ 1 साल बाद, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती इतनी, बट आपने 1 साल बाद जो 5-10 मिनट लगाने हैं ना, वो ये है कि आपने देखना है कि जो परसेंटेजेस आप जिसके हिसाब से पोर्टफोलियो बना रहे थे ना, वो इंडेक्स की थोड़ी सी चेंज तो नहीं हो गई। कभी कभी जिसका 8 होता है वो 9 हो जाता है, कोई कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही होती है, कोई कम ग्रो कर रही होती है, वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ जाती है। 1 साल बाद आपने देखना है कि अगर कोई फ़र्क आया ना, बस उसको थोड़ा सा बाय सेल करके एडजस्ट कर लें। अब आप ये करते रहेंगे, आपको ज़ीरो रिसर्च करनी है। आप जो भी टॉप बिजनेस शरिया कंप्लाइंट पाकिस्तान के ना, उनमें इक्वल पार्टनर बन गए, इन्वेस्ट करके सो जाओ। हाँ बस। अब ये आप करते रहें, और वो जो 5,000 ने 5 करोड़ बनना है ना, वो खुद ही होता रहेगा। वाह, सिंपल। सी इसलिए हमने रहमान भाई को बुलाया कि इतनी आसानी से कोई नहीं समझा रहा, लिटरली कोई नहीं समझा रहा। इसमें एक और एंगल ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब ये इंडेक्स जो है ना, अब ये ज़्यादा बढ़ गया, अब मैं इसमें और इन्वेस्ट नहीं करता। तो देखें, बिजनेसमैन जो है ना, वो जो भी हालात चल रहे होंगे उसके हिसाब से इक्वल जो है ना आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगा। कभी चीज़ें ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आ जाएंगी, लेकिन आपने जो है ना इसको करते रहना। अब ये जो सारे US बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, जो फाइनेंस पे थोड़ा सा बनाते हैं, इंडिया में भी बहुत बनाते हैं, तो ये बहुत आम हो गए। तो पूरे सिस्टम्स बन गए हैं कि एक बंदे ने हर महीने 5,000 डालने हैं, वो बस डालते हैं, वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अभी इधर पाकिस्तान में थोड़ा सा आपको मैन्युअली करना पड़ता है, लेकिन इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई भी सोच रहा है ना ये मुश्किल है, तो मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताता हूँ कि उसके बाद तो ना किसी के पास कोई वजह नहीं रह जाती ना करने की। वो ये है कि आज से 2 साल पहले जब ये सहूलत अकाउंट खुला ना, इसको 3-4 महीने जब हो गए थे लॉन्च हुए, बड़ी अच्छी खबर आ रही थी कि हाँ लोगों को आसानी से अकाउंट खुल रहा है। तो हम लोगों ने अपने घर में जो स्टाफ था ना, सबका एक एक अकाउंट खुलवाया। ठीक है, अब हर महीने 2,500 रुपये वो लोग सेव करते हैं, 2,500 हम लोग अपनी तरफ से एडिशनल सैलरी ले देते हैं। तो वो जो 5,000 है ना, वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो अगर कर सकते हैं तो एनीवन कैन, हर महीने अगर वो 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कितना मुश्किल हो सकता है। मैं खुद पहले जैसे आपको बताया ना कि मैं सोचता था बड़ा मुश्किल है, उधर से कुछ और बताते थे दोस्त यूनिवर्सिटी में, बट घर में आके बताते थे नहीं ये बहुत मुश्किल है, ये जो है अमीरों का काम है, इधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। है कि घर वालों को कन्विंस करना मुश्किल काम है कि पैसे डालें इसके अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है जो आपने लिमिट बताई है 5,000 के लिए घर वालों को कन्विंस नहीं करना। 5,000 से अकाउंट भी खुल जाता है, और जो भी आपके अमाउंट है आपने उसको परसेंटेज में डिवाइड कर देना है। आपकी मर्जी, आप KMI 30 में करना चाहते हैं शरिया कंप्लाइंट, अगर आपको बैंक्स भी ठीक लगते हैं आप KSE 100 में कर लें, उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो अब्दुल रहमान भाई, ये जो पॉइंट्स चल रहे होते हैं 1,30,000 पे पहुंच गई है, ये किस तरह से कैलकुलेशन चल रही होती है? ये देखें, जैसे इन्फ्लेशन का इंडेक्स होता है ना, कि अब कहते हैं कि 1 साल में 10% बढ़ गया, तो हर जो कंपनी है ना उसको थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है कि आपका जो है ना इस इंडेक्स में इतना कंट्रीब्यूशन। तो उन सब की जब एवरेज निकलती है ना, तो एक नंबर बन जाता है। ये बस एक नंबर है। ठीक है, अब ये नंबर जब सब कंपनीज़ की वैल्यू बढ़ती है, ये नंबर भी बढ़ जाता है। फिर कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं, वो भी इस नंबर में इंक्लूड हो जाता है, तो वो और बढ़ता रहता है। तो एक तरह से जितनी भी वैल्यू बढ़ रही होती है उस कंपनी की, या वो जितना भी डिविडेंड दे रहा होता है ना, उससे ये नंबर बढ़ता रहता है। तो एक तरह से ये आपको शो कर रहा है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में अपनी वैल्यू कितना बढ़ा रहा है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं कि ये कितनी रिलायबल होती हैं?
आप इनके पास अपने जस्ट लाइक आपके बैंक में पैसे पड़े होते हैं, बैंक में पड़े हुए हैं, आपकी एक्सेस में है, तो क्या ब्रोकरेज फर्म्स के आप ऊपर इतना रिलाई कर सकते हो कि आपके पैसे सेफ हैं इनके पास? नहीं, इसमें बल्कि एक चीज़ मैंने मिस कर दी, उस पर भी लोगों को गाइड करेंगे। एक तो हमने जैसे बताया टॉप 5 में खोलना है, तो वो तो बिल्कुल रिलायबल है, यानी कि उधर जो है टॉप कंपनीज़ हैं, कस्टडी अगर आपकी उन्होंने रखी हुई है तो वो इतना कोई मसला नहीं है। ये सारे CDC के सब अकाउंट होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहते हैं, आप CDC इन्वेस्टर अकाउंट खोल लें। वहाँ ना आपके जब शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे ना, फिर जब तक आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं लाएंगे ना, कोई उसको सेल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी होगी, अब ये जो इंडेक्सिंग है ना, चुपचाप करके ज़्यादा कुछ बाय सेल नहीं करना, सिर्फ जो पैसे आ रहे हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये बड़ा डिसिप्लिन का काम होता है। और जो ब्रोकरेज पूरी इंडस्ट्री होती है वो बाय सेल पे अर्न करती है। ठीक है। तो वो शुरू के 2-3 महीने में जब आप नए जाएंगे ना वहाँ पे, तो वो आपको थोड़ा आइडियाज़ देंगे कि अभी जो है आप ये खरीद लें, ये बढ़ने लगा है, लेकिन आपका प्लान नहीं है ये, आप अभी इतनी आपको नॉलेज नहीं है कि आप ये सब करना शुरू करें। आपने जो है बड़े डिसिप्लिन के साथ वो फॉलो करना है, और शुरू के 2-3 महीने अगर आप उनको थोड़ा सा कह देंगे ना कि अभी मैं ये नहीं करता, मेरी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, फिर वो उनको भी पता लग जाएगा। हाँ, उनको पता चलेगा ये क्लाइंट डिफरेंट है। अच्छा, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इन्होंने अपने अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए होते हैं। एवरी डे मुझे, क्योंकि मैं भी न्यू इस काम में, तो मुझे डेली टिप्स आती हैं कि आज उठने से सुबह पहले बाय आ कर लो। जाती 9 बजे सुबह आता है कि आप बाय कर लो, और ऑलमोस्ट शाम में दोपहर में 3-4 बजे वो कहते हैं कि जस्ट सेल इट ऑफ, प्रॉफिट पकड़ो और निकल जाओ। तो इन पे आप कितना रिलाई कर सकते हो? मतलब अभी तक तो मैंने जो अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस देखा है, मतलब 1 महीने का अगर ट्रेंड देखा है, तो वो फ़ायदा ही दे रहे हैं वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। ये आजकल जब बुल मार्केट चल रही होती है ना, तो वो मतलब सब चीज़ें बढ़ रही होती हैं, और पिछले 15 दिन से तो बहुत ज़्यादा जैसे रैली चल रही है, तो हर चीज़ बढ़ रही होती है। बट लॉन्ग टर्म में जब आप इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, आप हर दिन समझें 0.15% जो है फ़ीस दे रहे हैं। तो एक ही हफ्ते के अंदर आपने 1% जो है वो तो फीस में दे दिया। एक महीने में जो है आपने 4% फीस में दे दिया। अगर आप यही रोज़ की ट्रेडिंग करते जाएंगे तो साल में आप 50% आधा पोर्टफोलियो तो आप फीस में दे रहे हो। ब्रोकरी का मार्केट निकल रहा है आपसे। हाँ, अगर या तो फिर आपकी कोई बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है कि रोज़ ही आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं जो बढ़ रही है, तो लेकिन फ़ीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ये कुछ लोग होंगे जो ये कर सकते हैं, बट 99% लोगों ने ना चुपचाप जो पैसे आए हैं उनको परसेंटेज में डिवाइड करना है, और जो टॉप बिजनेसमैन है ना उनके साथ बस पार्टनर बन जाना है। और आप टेंशन नहीं लें, जब पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन पैसा बनाएंगे आपका भी पैसा बनेगा। तो आपके ख्याल से भी म्यूचुअल फंड्स की जगह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डालने चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड्स भी सेम करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट उनका भी रिटर्न जो है ना इंडेक्स जैसा होता है, लेकिन उधर आपको थोड़ी सी ना फीस देनी पड़ती है। तो पहला स्टेप ये हो सकता है कि आप देखें सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं ना, इनके सबका रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। आप देखें 10-15 साल में अगर किसी ने एवरेज से ज़्यादा रिटर्न लाया ना, क्योंकि एवरेज तो आप खुद भी कर सकते हैं, तो अगर कोई एवरेज से ज़्यादा रिटर्न ला रहा है कंसिस्टेंटली, तो बिल्कुल उनको फीस देना और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट देना, क्योंकि है ये बिल्कुल सेफ। इनकी भी जो कस्टडी होती है ना बिल्कुल 100% सेफ होती है। लेकिन आपने देखना होता है कि मुझे रिटर्न ज़्यादा कैसे मिल रहा है। तो अगर कोई एवरेज रिटर्न लेकर आ रहा है और उस पर भी फीस ले रहा है, तो फिर एक टाइम जब आपका थोड़ा पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे मैं क्यों दे रहा हूँ ये फीस, इससे अच्छा मैं बेहतर खुद ही कर लूँ 10 मिनट लगा के। तो अगर तो आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, 5-5 हज़ार दे रहे हैं आप, जो है अभी 1 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, उस पर आपकी साल की 3-4 हज़ार फीस जाएगी, तो मे भी ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना जब आपके 2 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाए, फिर मेरे हिसाब से इंडेक्सिंग बेहतर है। जो आप इंडेक्स में खुद करते हैं ना, क्योंकि देखें कभी ना कभी आपका पोर्टफोलियो जो है 25, 30, 40, 50 लाख पे जाना है, तो आपको ट्रेन भी तो होना है ना थोड़ा सा। जब आपके पास 50 लाख होंगे और आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड में किए होंगे, तो उधर तो कम्युनिकेशन कोई होती नहीं, आपने कुछ सीखा ही नहीं होगा। फिर आप घबराहट जो है वही होगा कि जिस दिन सब रिडेम्पशन डाल रहे होते हैं, अपने पैसे निकाल रहे होते हैं, मार्केट गिरी होती है, आप भी निकाल लेंगे। तो अगर आपने इंडेक्स इन्वेस्टिंग करोगे ना, फिर भी आपको पता होगा यार मेरी ये 15 कंपनीज़ हैं, कभी कोई ऊपर जाती है, कभी कोई नीचे जाती है, थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, कोई थोड़ा बहुत जो है इकोनॉमी के बारे में न्यूज़ पढ़ लेते होंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा, तो एक अनकॉन्शियसली आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो रही होगी। वो म्यूचुअल फंड में आई थिंक नहीं होती। तो बिल्कुल बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो है, शुरू के कुछ महीने हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2-4 लाख भी हो जाए ना, तो फिर आई थिंक इंडेक्सिंग बेहतर है। आप फीस से भी बच जाते हैं, और दूसरा आपकी ना एक अनकॉन्शियस ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब आप 50 लाख पे पहुँच जाए ना, फिर देखें हर आपका जो फैसला है ना वो उसकी एक कॉस्ट है। फिर आपने एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढना है, वो म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं या कोई और जो आपको अच्छा गाइड करे। फिर वो होता है जैसे बायर भी सब जो है अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढते हैं। हाँ, अब जैसे जो लोग वॉरेन बफेट के साथ इन्वेस्ट किया ना, बड़े खुश हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंडेक्स अमेरिका में 8% एवरेज कमाता था, वो लोग 20% लेकर आते थे, तो इतनी तेज़ी से उनकी कंपाउंडिंग हुई। तो इसमें भी बड़ी वैल्यू है। शुरू में आप इंडेक्सिंग करें, फिर जब 50 लाख 60 लाख हो जाए
और फिर क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है ना, 50 लाख के बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और कोई आपको गाइड कर रहा है ताकि आप सही फैसला करें, दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल ठीक। तो आपके ख्याल से हर अगर एक आम सैलरीड क्लास है जो हर महीने पैसे डाले, वो किस कंपनी का शेयर ले, मतलब कौन सी इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दे वो? देखिए इसमें टाइम के साथ आउटलुक, जैसे एनालिस्ट देख रहे होते हैं आजकल ये इंडस्ट्री जो है उसकी प्राइस भी कम चल रही है, आउटलुक भी अच्छी है, तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आपने ज़ीरो रिसर्च करनी है ना, तो फिर ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपने सीधा जो टॉप कंपनीज है ना उसकी परसेंटेज मैच करें। अब ज़्यादातर जैसे स्पोर्ट्स में एक बिगिनर लेवल होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है, एक एक्सपर्ट लेवल होता है। इंटरमीडिएट लेवल पे भी बड़ा मज़ा आता है ना, आप इन्जॉय करते हो, खेलते हो, मज़ा आता है। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। आपको लगता है मुझे समझ आ रहा है लेकिन आपको नहीं आ रहा होता। मतलब जो इंटरमीडिएट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका रिटर्न एवरेज से भी कम होता है। तो या तो आप फिर फुल अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करें, सारा कुछ सीखें, एक डिसिप्लिन बनाएं, और फिर जो है कंपनीज पिक करने की तरफ जाएं, या फिर आप जो है ना एवरेज इंडेक्सिंग की तरफ आ जाएं, क्योंकि एवरेज इंडेक्सिंग में भी इतने अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। सही। अब्दुल भाई, आपने भी रिसेंटली कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यूएस की स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा रिटर्न दे रही है, वो किस तरह पॉसिबल है? मुझे देखिए ये जब 1 जनवरी 1999 था ना, तो दोनों इंडेक्स S&P 500 और पाकिस्तान का जो है ना दोनों 1000 के करीब थे। ओके, ठीक है, और अब वो जो है तकरीबन आजकल 7000 का चल रहा है S&P 500। अब इसमें शायद डिविडेंड्स इंक्लूडेड नहीं होते, तो हम उसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरा, ट्रम्प की पॉलिसीज़ भी बहुत वॉलेटाइल चल रही हैं, तो हम कहते हैं कि चलो दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके ये 9000 का हो जाता है। ठीक है, हमने इसको 20-25% और बढ़ा दिया, तो इसने 9 टाइम्स आपकी वेल्थ कर दी डॉलर्स में। ठीक है। अब इसी टाइम में जो डॉलर बढ़ा है ना, वो बढ़ा है 5.5 टाइम्स, 50 रुपये से लेके 280। ठीक है, तो जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है उसने रुपी टर्म्स में, डॉलर्स में उसने 9 टाइम्स बढ़ाया, और रुपी टर्म्स में उसने बढ़ा दिया तकरीबन 50 गुना। सही है। अब जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, ये 1000 का इंडेक्स है, ये 1,30,000 का है। ओके। अब लॉन्ग टर्म में तो अगर कोई चीज़, लेट से मैं कहता हूँ आज इंडेक्स जो है ना, ये अभी पाकिस्तान जो है जैसे इंडिया से वॉर जीता, उसके बाद एक रैली आई, ठीक है, नहीं आती। आज अगर हम 1 लाख पे भी होते तब भी वो जो है यूएस को बीट कर रहे हैं। यानी कि आप अगर अग्री नहीं भी करते कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रैली चल रही है उसको आप कम भी कर दें, फिर भी जो अमेरिका से ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हो रही है। तो इसका रीज़न है कि जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है ना, उनको अनसर्टन पॉलिसीज़ के अंदर भी ऑपरेट करना आता है उनको जो है डिवैल्यूएशन से प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी आता है। तो वो लॉन्ग टर्म में अमेरिकन एवरेज बिजनेसमैन को भी बीट कर देते हैं इन डॉलर टर्म्स। और ये तो चले पिछले 20-25 साल की बात हो गई। आउटलुक अगर हम देखें, पाकिस्तान में जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी सी अचीव हो गई हो, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो है मैनेज है, जो ऑयल वगैरह जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं वो सस्ती है, आपका जो है इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा नहीं है, तो इतनी अच्छी आउटलुक हो जाती है कि अगर आप पिछले 25 साल देखेंगे ना, और उसमें ये वाले सारे टाइम्स निकाल लेंगे जिसको हम कहते हैं बुल मार्केट फ्रेमवर्क इज़ ऑन, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, जब वो ऑन होता है ना तो एवरेज 30 से 35% रिटर्न आता है। और इन सालों में डिवैल्यूशन भी नहीं होती, क्योंकि रुपया रुका होता है एक जगह, तभी तो वो सारी बूम साइकिल चल रहा होता है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप इसको फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे भी देखें 1 से 2 साल में, तो अमेरिका में जितनी अनसर्टेनिटीज़ चल रही हैं, वहाँ पे रिसेशन के फियर्स हैं, वहाँ पे पता नहीं डेट क्राइसिस आने वाला है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आउटलुक आपको कह रहा है कि 30 से 35% एवरेज रिटर्न आना है। तो पास्ट में भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है डॉलर टर्म्स में भी, और फ्यूचर का भी बहुत अच्छा लग रहा है, और कंपनीज भी कंपेयर करते हैं। आपके ख्याल से अगले 5 साल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना सिक्योर है? देखो पाकिस्तान में थोड़ी सी चीज़ें कभी बदल भी जाती हैं। जो बुल मार्केट फ्रेमवर्क होता है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लें, उसमें पॉलिटिक्स भी है। हमने भी अपने चैनल पे ना एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर लगाया हुआ उसको समझने के लिए। इतना मुश्किल नहीं है, 4 इंडिकेटर्स होते हैं और आपने देखना होता है कि पॉलिटिक्स जो है चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें ठीक हों तो 2 साल 3 साल 5 साल जब तक ये सही रहता है, इसके बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं। जो लॉन्गेस्ट बुल रैली आई थी ना पाकिस्तान में, वो आई थी मुशर्रफ के टाइम, फ्रॉम 1999 टू 2007, 2006-2007। तो 1000 वाला इंडेक्स जो है वो 15,000 पे चला गया। इसने 1000 रुपये लगाया, उसका 15,000 रुपये हो गया। 15,000 रुपये हो गया 7 से 8 सालों में। दूसरी फिर एक बुल मार्केट आई थी 2010-11 से शुरू हुई थी, 2016 में ख़त्म हुई। इसमें भी 10 टाइम्स हुआ था। इसमें जो है हमने स्टार्ट किया था तकरीबन 5,000 से, और हम 55,000 तक गए थे 2016 में। तो अगर ये पाकिस्तान का ये सारी स्टेबिलिटी ठीक रहती है, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं थोड़ी सी कम रहती हैं, तेल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो हमने 40,000 से शुरू किया है ना,
ये हम 4 लाख तक भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल की बात नहीं है ये 4-5 साल। लेकिन अभी भी जो स्पेकुलेशन चल रही है उसमें तो आम बंदा भी कह रहा है ये 180 पे जाएगी मार्केट, 180 पे जाएगी, बिल्कुल जिसको नहीं भी पता वो भी कह रहा है 180 पे जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एवरेज जो साल होता है अगर बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन हो तो 30 से 35% अगर भी कोई रिटर्न अज्यूम कर रहा है तो वो हिस्टोरिकली बैक्ड चीज़ है। तो आप यहाँ से अगर 30% लगाएं आप 170,000 पे चले जाते हैं, एक और साल पे 30% लगाएं तो वो जो है आप 225 पे चले जाते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किस तरह इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे? अभी रिसेंटली मैंने जो खुद पर्सनली तौर पे देखा कि इमरान खान का भी फैसला रिसेंटली आया था रिजर्व सीट्स के ऊपर कि पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी या जेयूआई को मिल जाएंगी, तो उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर गई है। तो ये किस तरह से इनका कोरिलेशन है? तो ये इसका फ्रेमवर्क है 3-1। पाकिस्तान में 4 जो है ना पावर कॉरिडोर होते हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एक कोर्ट्स। ठीक है, तो जब भी पाकिस्तान में 3-1 होगा ना तो गेम सेटल है। हाँ, मतलब कि जो भी फैसला लेना होगा आपने फिस्कल डिसिप्लिन के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वो हो जाएगा। के चांसेस नहीं है तो सब्सिडीज अनाउंस नहीं होंगी। तो जब गवर्नमेंट थोड़ी एक पावर में हो और चीज़ें शिफ्ट हो रही हूँ उसको पता चलता है कि अब हमारा टाइम कम है, अगले इलेक्शन में हमारा जीतना मुश्किल है, वो लोग सब्सिडी स्टार्ट कर देते हैं, इंपोर्ट खोल देते हैं, डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, डीवैल्यूएशन होती है, सारा जो है ना मतलब इकोनॉमिक सिस्टम ख़राब हो जाता है, फिर वो चेंज होता है, सारी चीज़ें ठीक होती हैं, फिर एक बुल साइकिल बनता है। इसको ना आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसका जो प्राइम एग्जाम्पल था ना, आप समझें अभी तो फिर भी बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, हो सकता है उस दिन स्टॉक मार्केट बढ़ी है तो कोई और भी वजह हो, बट ये जो इलेक्शन 2023 के आखिर में और 24 में चल रहे थे उस वक्त जो है ना बताना मुश्किल था कि 3-1 है कि नहीं है। एक फैसला जो है ना वो डिटरमिन करता होता जब जो तो है एक पेज पे ना। हाँ, अब जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस होती थी, फिर किसी दिन आता था कि इनके जो है इनको सिंबल मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जब जिस दिन होता था सिंबल नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट बढ़ जाती थी, क्योंकि लोगों को लगता था हम 3-1 की तरफ जा रहे हैं। फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया लोगों को लगा नहीं 3-1 तो नहीं हुआ, तो वो गिर गई। लेकिन फिर जैसी गवर्नमेंट बनी, सारी चीज़ें मेंटेन हुई, फिर से वो जो है रैली करने लग जाती है। असल में इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे होते हैं सर्टेनिटी, उनको कोई गर्ज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है क्या है, वो चाह रहे होते हैं कि जो है ना चीज़ें सही तरीके से चलें, एज सच कोई ना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ना हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान अगर बाहर आ जाता है तो दोबारा अनसर्टेनिटी आ जाएगी? अनसर्टेनिटी बिल्कुल आएगी, लेकिन आपने ये भी देखना होता है उसके चांसेस क्या हैं। आज के हिसाब से तो बहुत कम लग रहे हैं, आज से 6 महीने पहले शायद थोड़े से चांसेस थे, लेकिन आज के हिसाब से थोड़े कम लग रहे हैं। सिर्फ बाहर आना नहीं होता, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, चीज़ें जो है सेटल डाउन हो जाती हैं कि आप जो है 1 से 2 साल जो है कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करेंगे। उस तरह से अगर जो है रिलीज़ हो तो फिर शायद इतना प्रॉब्लमेटिक ना हो, बट ओवरऑल हाँ कह सकते हैं कि अगर ये इवेंट होता है तो लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो 3-1 बैलेंस है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। तो अब्दुर्रहमान भाई, IMF भी इस तरह इन्फ्लुएंस करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल करती है। IMF का बड़ा रोल होता है इन फिस्कल डिसिप्लिन। अब आज से पिछले जो 2 साल है ना, इसमें इतनी अच्छी स्टॉक मार्केट की रैली है, इसकी 2 वजह हैं। एक आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंट्रोल, दूसरा आप जो हर साल बजट बनाते हैं ना उसमें आप प्राइमरी बैलेंस जो है ना वो अचीव कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट वाले खर्चे हटा दें ना तो आपकी इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं। ये आखिरी दफ़ा 2004 में हुआ था, 20 साल बाद 2024 में अचीव हुआ था। यानी कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं दे रही, अगर एक कंपनी जैसे होता है ना उसके रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट कमा रही है, तो गवर्नमेंट लेवल पे ये पिछले 2 साल से हो रहा है। इससे जो है असल में होता ये है, लोगों का ना इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आता है। अब एक बिज़नेस अगर 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, अगर इकोनॉमी अनसर्टनटी होगी ना तो वो उसको लोग कहेंगे हम इसको 400 रुपये में ख़रीदें, 100 रुपये प्रॉफिट हम 400 रुपये में ख़रीदें। लेकिन अगर इकोनॉमी की आउटलुक अच्छी हो, इंटरेस्ट रेट नीचे हो, तो फिर वही बिज़नेस जो है ना वो 800 रुपये का बिकता है। लोग कहते हैं ये इकोनॉमी सही जा रही है, अभी ये 10-15 साल बिज़नेस कमाएगा, मैं इसको 800 रुपये में ख़रीदूँगा। अब यही जो हमारा इंडेक्स जब 40,000 पे था, फुल डिफ़ॉल्ट की बातें चल रही थी, तो एक कंपनी का अगर एवरेज 100 रुपये प्रॉफिट था ना, उसका शेयर 280 रुपये का था। इतना सस्ता हो गया था। इसी वजह से ये पूरी रैली आई है कि एक चीज़ बहुत सस्ती हुई थी और अब वो अपनी नेचुरल वैल्यू पे आ रही है, जैसे कोहाट सीमेंट में हुआ था, ये पूरी मार्केट के लेवल पे हो गया था। अच्छा, मेरा अगला एक और क्वेश्चन है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिविडेंड के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान में कौन सी अच्छी कंपनीज हैं जो अच्छा डिविडेंड्स पे कर रही हैं? अच्छा, डिविडेंड्स में फर्टिलाइज़र सेक्टर, अब इसके पीछे समझना होगा डिविडेंड क्या है। डिविडेंड होता है एक कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, अब अगर उसको एवेन्यूज़ नहीं नज़र आ रहे ना री इन्वेस्टमेंट के, तो वो लोगों को कहती है ये मैंने पैसा कमाया था, हम बांट देते हैं। जैसे लोगों का जब घर से रेंट आता है तो वो उसको बांट देते हैं। अगर लेट से एक कमर्शियल बिल्डिंग 3-4 लोगों ने मिल के ली हुई है तो वापस में बांट देते हैं।
लेकिन कभी कभी वो पार्टनर्स कहते हैं कि ये जो रेंट है ना इसको इकट्ठा करते हैं, एक और प्लाजा बनाते हैं। ठीक है। तो कंपनीज भी ऐसी करती हैं, वो प्रॉफिट कमाती हैं, फिर वो सोचती हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसमें लगा देते हैं ये पैसे, अगर नहीं है तो लोगों में बांट देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड देते हैं ना वो देते हैं फर्टिलाइज़र, क्योंकि फर्टिलाइज़र का प्लांट लगाने के लिए आपको गैस चाहिए होती है गवर्नमेंट से, तो गैस गवर्नमेंट जब तक एलोकेट नहीं करेगी आप नया प्लांट कैसे लगाएंगे। तो जब तक कोई गैस नहीं मिलेगी वो अगला प्लांट नहीं लगाएगा, तो वो जब तक अगला प्लांट नहीं लगाना होता वो डिविडेंड देता रहता है। दोनों कंपनीज इसमें जो बड़ी हैं फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो फर्टिलाइज़र बड़े हाई डिविडेंड्स देती हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है कैश, उनके पास कोई एज सच अभी नया प्लांट लगाने का एवेन्यू नज़र नहीं आ रहा। बैंकिंग सेक्टर में बड़े अच्छे डिविडेंड्स होते हैं, उसमें भी जो है यूबीएल आजकल बड़े अच्छे डिविडेंड्स दे रहा है, एमसीबी भी बड़ी अच्छी। मैंने इस मिज़ान के बारे में सुना था, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए इसने। मिज़ान ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बल्कि लोग जैसे अभी हम अमेरिका की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट कंपेयर कर रहे थे, पिछले 10 सालों में एप्पल और मिज़ान का अगर कंपैरिजन करें तो डॉलर में मिज़ान ज़्यादा आगे। ओके। हाँ, डॉलर टर्म्स में। हालांकि पिछले 10 साल में बड़ी डिवैल्यूशन हुई है, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस इतने अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है कि उन्होंने एप्पल को भी पीछे छोड़ा। अब मिज़ान बैंक के पीछे अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो ये पीछे कतरीज हैं पीछे, कुवैत की फैमिली, हाँ, रॉयल फैमिली ऑफ कुवैत जो है ना ये इसके तकरीबन 60% ओनर है। तो अगर आप मिज़ान में एक तरह से शेयर ले रहे हैं तो जितना वो कमा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे आप भी उतना कमा रहे हैं। कुवैतियों के साथ आप पार्टनर बन जाएंगे फिर तो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो हम लोग जो नाइव लोग हैं उनके लिए, ये पंप एंड डंप, ये क्या होता है? लोगों को लगता है कि फैब्रिकेटेड कुछ होते हैं, स्टॉक्स आते हैं, पंप करते हैं, उनको बनाते हैं, अवाम का पैसा लूटते निकल जाते हैं। मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करें। छोटी कंपनीज में ये मिसकंसेप्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन अब एक कंपनी है, रोज़ उसकी समझें 10-20 लाख रुपए की ट्रेडिंग होती है। अब ये रियल एस्टेट में भी होता है। रियल एस्टेट में लेट से एक सोसाइटी है, उसका एक ब्लॉक है, उसमें जो है 20 प्लॉट है। ठीक है। वो इन्वेस्टर्स जो उस सोसाइटी के होते हैं ना, वो 10 प्लॉट जो है 12 प्लॉट पहले तो खुद खरीद लेते हैं, फिर वो जो है ना जो 13वां प्लॉट होता है ना उसको बहुत ऊंची कीमत पे खरीदते हैं, मार्केट में घुमा देते हैं कि ये 50 लाख वाला जो है ना किसी ने 1 करोड़ का खरीद लिया। तो अब जो स्मॉल क्वांटिटी वाले शेयर होते हैं ना उसमें ऐसा हो सकता है। रोज़ समझे 10-20 लाख रुपए की ट्रेडिंग हो रही है, किसी के पास 3-4 लोग मिले, उनके पास 10 करोड़ थे, तो कहते हैं पहले तो हम इसको खरीदते हैं 1 करोड़ रुपए के, फिर हम इसको महंगा खरीदने लग जाएँ, 100 रुपये वाला शेयर 200 पे भी खरीदें। ठीक है। एक पूरी हाइप बनेगी कि भाई शेयर ऊपर जा रहा है, नए लोग आएंगे, फिर हम उसके साथ साथ ना लोग फिर वो उस कंपनी की कोई न्यूज़ भी लगाने लग जाते हैं कि ये कंपनी जो है ना अब ये करने जा रही है। अनाउंसमेंट ऐसे ही है, तो कुछ भी हो सकती है ना। MOUs तो पाकिस्तान में आपने देखा पिछले 2-3 साल से बहुत हो रहे हैं, तो वो ऐसा लीगल भी नहीं होता। तो इस तरह से लोग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटी कंपनीज में हो सकता है। बड़े बैंक, मिज़ान बैंक, MCB बैंक में आप करके देखें, 100 लोग और खड़े होंगे ना जो आपको जो है ना 1 मिनट के अंदर सीधा कर देंगे। ये क्या सिर्फ बिग बॉयज की गेम है या फिर ये रिटेल कोई हम जैसे भी बंदा कोई पंप एंड डंप या नॉर्मल इन्वेस्टमेंट? देखिए नॉर्मल इन्वेस्टिंग तो जैसे देखा ना, अब हमारे घर के स्टाफ भी कर रहे हैं, आम बंदा भी कर सकता है, 5000 से अकाउंट खुल जाता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है। दुनिया भर में टॉप इन्वेस्टर्स की आप लिस्ट निकालेंगे ना, ज़्यादातर लोग हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं सब। वॉरेन बफे देख लें, पाकिस्तान की एग्जांपल में आरिफ हबीब भी आप देख लें, उनकी भी फैमिली ठीक थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि जो है पीछे से बहुत ज़्यादा वेल्थ आ रही थी। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंडिया में, राकेश झुनझुनवाला। तो देखें प्लेटफॉर्म आपको दे दिया स्टॉक मार्केट में कि आप जो है ना आप टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनरशिप करके अच्छा कमा सकते हैं। अब जिसके पास वो स्किल होगी ना, वो जिस भी बैकग्राउंड से आया होगा वो उसको यूज़ कर सकता है। अब स्टॉक मार्केट में किसी के पास 1 अरब रुपये है, ठीक है, और किसी के पास जो है 10 लाख रुपए हैं, अगर वो सही तरीके से इन्वेस्टिंग करेंगे तो दोनों का रिटर्न बराबर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो ज़्यादा जो है ना रिटर्न कमा सकता है। बल्कि अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, जिसके पास कम पैसे होते हैं ना उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। जिसके पास 1 अरब रुपये है वो कम से कम ऐसी कंपनी ढूंढेगा जिसमें वो 5 करोड़ लगा सके। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं उसमें आप 5 करोड़ लगा ही नहीं सकते, लेकिन 10 लाख वाला इन्वेस्टर लगा सकता है। वॉरेन बफे इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं जब मैंने शुरू किया था ना तो मेरा रिटर्न ज़्यादा होता था, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती थी। अब मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कोई 10-20 कंपनीज ही रह गई हैं उतनी बड़ी जिनमें मैं कमा सकता हूँ, और जाहिर है उसको फिर हज़ारों लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें मिस प्राइसिंग नहीं होती। एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करें कि कई लोग कहते हैं कि थोड़े पैसे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं डालने, ज़्यादा पैसे डालोगे तो बड़े मार्जिन मिलेंगे। ये क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा पैसे आप लगाएंगे तो भी उतना ही रिटर्न आएगा परसेंटेज में, कम पैसे लगाएंगे तो भी उतना ही रिटर्न आएगा परसेंटेज। हाँ, ये है कि आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के इसको बहुत बड़ी अमाउंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब तक आपके पास 20-25 लाख नहीं आएंगे आप तो पहला प्लॉट खरीद ही नहीं सकते, और फिर जब आपके पास जो है 50,000 जमा हो गया, 1 लाख जमा हो गया, आप कोशिश करो तो मैं किसी तरीके से 25 लाख पे पहुँच जाऊँ, और उसी में आप जो है ना स्कैम में फंस जाते हो, फिर किसी को दे देते हो, वो कहता है मैं महीने का 5% दूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है हमारे पास। फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, वो किस तरह मिलेगी?
देखिए स्कैम से रिलेटेड जो फाइनेंशियल आम लिटरेसी कॉमन आदमी, मतलब मैं एक शॉपकीपर की बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, हम फाइनेंशियल लिटरेसी वही पुराने ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट्स में चल रहे हैं। एजुकेशन में भी नहीं है हमारे पास, हम बच्चों को बताते ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज़ है। हमने वो बच्चों को स्कूलों से एक बना के एक पूरी ब्रिगेड बना दी है जाके सिर्फ जॉब सेंट्रिक माइंड से चलती है। देखिए इसमें ये दुनिया में भी ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको याद होगा उधर ना पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 उसमें स्कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। जो बेल बजती है ना स्कूल में, वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बजती होती थी कि सब जो है ना एक जगह गैदर हो जाओ और हमने जो है ना मिलकर कुछ काम करना है। तो थोड़ा सा पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए ना स्कूलिंग सिस्टम भी जो है, इवन बाहर भी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं सिखाता। तो इसके लिए आपको फिर बुक्स पढ़नी चाहिए। लेकिन जो 2 मेन क्रक्स है ना वो यही है कि एक तो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट से आपने समझना है कि सेविंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट करनी। सेविंग होता है सिर्फ पैसे जमा करके जो है वैल्यू करते सेविंग गरीब लोग करते हैं और अमीर लोग investment करते हैं। अनएजुकेटेड लोग। अब ये अमीर भी हो सकते हैं, बहुत लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास अरबों रुपए पड़े होंगे, लेकिन वो जो है बस डॉलर खरीद के रखा हो, इवन प्राइस बॉन्ड लेके रखे हैं। मतलब इस तरह ये तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी। और कुछ लोग होंगे वो 20-25 हज़ार इन्वेस्ट करके जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी का सबूत दे रहे हैं। तो फर्स्ट पिलर फाइनेंशियल लिटरेसी पे आप बहुत सारी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते कोई हैं। रिकमेंड करेंगे हमें बुक्स? रिच वर्सेस पुअर डैड काफ़ी अच्छी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एक बड़ी पुराने ज़माने की है ईजी लैंग्वेज, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, ये भी बड़ी अच्छी किताब है। तो फर्स्ट पिलर होता है कि आपने ना इन्वेस्टमेंट करनी है, सेविंग नहीं करनी, यानी कि पैसे जमा करने हैं और फ़ौरन उसको एक ऐसी चीज़ में लगाना है जो अपनी वैल्यू बढ़ाए टाइम के साथ। और दूसरा फिर होता है कि चूज़ क्या करना है, मतलब अब आपने जब इन्वेस्टमेंट में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो एसेट क्लास कौन सी होनी चाहिए, वो हमने फिर पूरी डिस्कशन कर ली कि आप रियल एस्टेट देख लें, आप जो है फिक्स्ड इनकम देख लें, बैंक में पैसे रखना। सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है ना हमेशा स्टॉक्स में आता है पूरी दुनिया में। और एक वजह इसकी ये भी होती है कि स्टॉक्स में रिटर्न ज़्यादा इसलिए आता है कंपेयर टू रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में डेवलपर का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो प्लॉट खरीदता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अगर आपने पिछले 10 साल मीज़ान बैंक का शेयर लिया है तो पर शेयर आपको भी उतना फ़ायदा हुआ है जितना जो कुवैत की जो फैमिली है उनको हुआ है पर शेयर के साथ। तो इक्वल पार्टनरशिप होती है यहाँ पे। रियल एस्टेट में जो है ना फिर फ्रॉड भी होते हैं, डेवलपर ज़्यादा भी कमाता है। एक मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, जैसे अगर आपने 1 जनवरी 1999 को लेट से आपके पास 1000 रुपये थे, आपने वो सारे पैसे बैंक में रख दिए जाके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में तो बढ़ेंगे ही नहीं ना, अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखे होते तो आज वो तकरीबन 1000 रुपये 11-12 हज़ार हो जाते। ये इन्फ्लेशन भी इतनी हुई है तो आप बिल्कुल मतलब उसके साथ ही चल रहे हो। अगर आपने यही 1000 रुपये गोल्ड में लगा दिए होते, यही 4-5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं सबके पास, गोल्ड जो है 1000 से तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये पहुँच जाता है। रियल एस्टेट की एग्जांपल आप अपनी मर्ज़ी की भी चूज़ करेंगे ना तो वो जैसे DHA फेज 6 आपने ले लिया तो वो 10 लाख जो है वो तकरीबन आज 4.5 करोड़ का है। अब उसमें हमने कोई खर्चे नहीं डाले, डेवलपमेंट चार्जेस भी होते हैं, मेंटेनेंस भी होती है, 1000 चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ जो प्लॉट है कॉर्नर वाला वो भी 45 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज इंडेक्स जो है ना वो 1000 को 1,30,000 कर देता है। और एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है। अभी आपने आपको तरीका बताया। आपकी बात से एक बात याद आई कि मेरी वालदा ने 2002 में 25,000 रुपये कौमी बचत में सेव किए थे। वो मैंने 2018 में कैश करवाए, तो वो कितने पैसे होंगे आपके ख्याल से कितने पैसे हुए होंगे? मेरे ख्याल से तो उतने ही होंगे। नहीं, वो मुझे 1,20,000 रुपया उन्होंने दिया। 25,000 रुपये जमा कराए और 1,20,000 यानी कि सिर्फ 5 टाइम्स। कितने सालों में? 2002 से 2018 में मैंने कैश करवाया। ये तो 15 साल में सिर्फ 5 टाइम्स, यानी कि 7 साल बाद पैसे जमा किए, डबल किए, 2 दफ़ा डबल हुए। ये 10% का रिटर्न है। और ये अगर स्टॉक एक्सचेंज में डाले होते? अब ये था 10% का रिटर्न साल का। आपके ना हर 7 साल बाद पैसे डबल होते हैं। एक ये फार्मूला भी है फाइनेंशियल लिटरेसी का कि 70 डिवाइडेड बाय जो साल का रिटर्न आ रहा है ना वो आपको ना एक अप्रॉक्सीमेट नंबर देता है कि कितने साल में पैसे डबल होंगे। तो अगर ये इसमें जैसे नेशनल सेविंग, मैंने भी जो आपको सेविंग अकाउंट का बताया ना उसका भी इतना ही है तकरीबन 10%। तो आपके 7 साल में पैसे डबल होते हैं, तो 20 साल में जो है आपके 3 दफ़ा डबल होंगे। 100 रुपये 800 बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न है 20% साल का, लेकिन हम चलें इसको 18 ले लेते हैं तो 4 साल बाद पैसे डबल होते हैं। 15 साल में ऑलमोस्ट 4 दफ़ा डबल होते हैं, एक दफ़ा एडिशनल डबल होते हैं। बल्कि नहीं, ये मैंने आपको 15 साल का बताया, उधर हमने 21 साल का किया था। हाँ, तो अगर 21 साल में करेंगे तो 5 दफ़ा डबल होंगे, आपके 32 गुना हो जाएंगे पैसे। ओह माय गॉड। और बैंक में जो 100 रुपये 800 हो रहे हैं और वही चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में 100 रुपये जो है वो 3,200 रुपये हो रहे हैं, 32 गुना हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4 गुना एडिशनल, और उसी से फिर जो है आपकी वेल्थ बनती है। अगर आपने सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ ही चलना है
तो फिर तो वेल्थ नहीं बनेगी ना, चीज़ें भी महंगी हो महंगी जाएंगी। होती जाएंगी, ठीक है। तो आपने असल में रियल रिटर्न कमाना होता है, और वो स्टॉक से ही आता है पूरी दुनिया में। एक और चीज़ स्टॉक से रिलेटेड, वो सारे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग हो तो क्या ही बात है। हाँ। ये अभी इसने कहा कि सुबह मैसेज आ जाता है, हाँ। पता लग जाता है, तो इस पर रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना नहीं, ये नहीं, लॉन्ग टर्म बिल्कुल। नहीं है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, Okay. क्योंकि आप खुद सोचें, ये जिसने भी अगर प्लानिंग लेट से की है, बड़ी सक्सेसफुली भी कर ली है, तो शुरू में तो सिर्फ अपने दोस्तों को बताएगा ना, जो एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेट या जिनके पास ज़्यादा पैसा ठीक है। जब तक आपके पास खबर पहुंचेगी ना, वो फिर उसका ना आखिरी कुछ सांसें उसकी रह गई हों, फिर आप उसको ख़रीद लेंगे 500 रुपये पे, और थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 700 पे, आप और ख़रीद लेंगे, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर वो 300 पे आएगा, आप कहेंगे अब ये बहुत सस्ता हो गया, मैं इसमें और ख़रीद लेता हूँ, और वो फिर 100 पे आ जाएगा आखिर में, और फिर आप कहेंगे ये सब फ्रॉड है। सही बात। वो जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो जैसे 2 इंडियन मूवीज़ भी आई हैं, वो बाजार एक मूवी थी, वो इवन वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, हाँ। लियोनार्डो डिकैप्रियो की बड़े मूवी इट है। मतलब उसमें वो दिखाते हैं कि वो पेनी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो मतलब वो पेनी स्टॉक्स पे तो नहीं जाना चाहिए, राइट? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। पेनी स्टॉक्स पे ना आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, कमीशन भी ज़्यादा होता है, और ये सारी जो मूवीज़ हैं, इवन हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सब ट्रेडिंग दिखाती हैं। लोगों को ना पिछले 10 सालों में कंटेंट ही ऐसा दिखाया है कि ना हमने ट्रेडिंग करनी, ट्रेडिंग करके जो है ना मैं एकदम से अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। लेकिन ज़िंदगी आप हमेशा बदलेंगे अपनी जॉब से, और जो जॉब से सेविंग होगी ना, उससे आप वेल्थ क्रिएशन करेंगे स्टॉक मार्केट। यानी कि आप कोशिश करें आप अपने काम में अच्छे हों, प्रमोशन लें, और जैसे जैसे ज़्यादा सेविंग करेंगे आप जो है 10 साल 15 साल में ही इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर लेंगे कि फिर आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी। समझे किसी ने जो है 25-25 हज़ार रुपये सेव करने शुरू कर दिए, ठीक है, आज से 15 साल बाद जब वो स्टॉक मार्केट में उसको लगाएगा और वो एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी, लेट से 5 करोड़ बन जाती है, अभी मैं एग्जैक्ट ऐसी बस एक नंबर बता रहा हूँ, तो फिर उससे जो पैसिव इनकम आ रही होगी ना 5 करोड़ से साल की, वो उसकी जॉब से भी ज़्यादा होगी। और फिर जो है ना एंटरप्रेन्योरियल माइंड जो है ना बंदे का वो शुरू होता है, फिर वो कहता है कि अब मुझे जो है अपनी नॉर्मल जो ज़रूरी खर्चे हैं ना वो चलाने के लिए किसी अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो सोचता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस भी होता है उसके पास, स्किल भी होती है, वो कोई ऐसा फिर प्रोजेक्ट करता है जिसकी फिर जो है ना वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाती है। बिल्कुल ठीक। रैपिड फायर पे हैं, रैपिड फायर पे प्लीज आप करेंगे? अच्छा, मैं कुछ हमने निकाल के रखे हैं आपके लिए। रैपिड फायर है, तो यू हैव टू से इट फर्स्ट। आई विल से 2 वर्ड्स, उसके अंदर यू हैव टू सेव और स्पेंड। स्पेंड अगर वो चीज़ आपकी स्किल बढ़ा देती है, ओके, अदरवाइज सेफ और एंड इन्वेस्ट। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी स्किल बढ़ाती है ना, जिससे आपकी जॉब में तनख्वाह बढ़ जाती है, वैल्यू एडिशन होती है। हाँ, या आप जो है ऑनलाइन काम करते हैं उससे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, तो फिर स्पेंड करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल ना रुकें, अपने ऊपर स्पेंड करें, अच्छे जो है जगहों पे जाके चीज़ें सीखें। लेकिन उसके बाद अगर कोई उस लग्जरीज हैं तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक। फ़ौरन सेव करके उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें। ठीक, डन। नेक्स्ट, क्रिप्टो और स्टॉक्स? स्टॉक व्हाई नॉट क्रिप्टो? क्रिप्टो में पहली तो चीज़ ये है कि लोग सोचते हैं कि जो पिछले 10-15 साल में रिटर्न आया ना, वो अगले 10-15 साल में भी आएगा। अब जो इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है वो ये है कि लोग बिटकॉइन को कहते हैं कि ये डिजिटल गोल्ड बनेगा। सही है, गोल्ड आज जितना भी है ना दुनिया में, उसकी वैल्यू है 20 से 22 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि 20-25 साल में ये जो माइलस्टोन है जिसको सारे क्रिप्टो एंथुसियास्ट कहते हैं कि डिजिटल गोल्ड बन जाएगा, वो अचीव हो जाता है। ओके, तो आज से 20-25 साल बाद जो दुनिया में एवरेज 4% इन्फ्लेशन होती है ना हर साल, उसके हिसाब से गोल्ड जो है ना थोड़ा सा ज़ाहिर है और माइन भी होगा, तो ये कोई 60 ट्रिलियन डॉलर तक इसकी वैल्यू होगी 20-25 साल बाद। और 20 मिलियन बिटकॉइन है, तो एक जो बिटकॉइन है वो आज से 20-25 सालों बाद जो है वो तकरीबन 3 मिलियन डॉलर का हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस्ट केस है। बेस्ट केस है कि ये डिजिटल गोल्ड बन गया। अब लोग जो है गोल्ड के बजाय कह रहे हैं बिटकॉइन ही है असल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कितना रिटर्न बनता है। ये बनता है तकरीबन 25 टाइम्स इन डॉलर टर्म्स। आजकल 1 लाख से ज़्यादा है, तो अगर 3 मिलियन पे चला भी जाता है, डिविडेंड तो इसने देने नहीं है, तो यही रिटर्न होगा जो आपका जो इसकी प्राइस बढ़ी है। अब 25 टाइम्स इन डॉलर टर्म्स कमाने के लिए 25 साल में आप इतना रिस्क ले रहे हैं। अब ये ज़ीरो पे भी जा सकता है, इसकी इतनी लॉन्जिविटी है भी नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, गवर्नमेंट्स जो है मिल के इसको जो है बैन कर दें। ठीक है, और रिज़ल्ट जो है 25 टाइम्स इन डॉलर टर्म्स। जो हमने आपको तरीका बताया ना, जो 1000 वाला इंडेक्स 1,30,000 हुआ है, उसमें अगर आप डिवैल्यूएशन हटा दें तो ये भी आपको 25 टाइम्स इन डॉलर टर्म्स दे रहा है। इसमें आप एवरेज कंपनी खरीद रहे हैं, एवरेज कंपनी तो कभी नुकसान नहीं देगी ना। अगर आपने 15 कंपनीज खरीदी हैं, कोई ख़राब उसमें हो भी जाती है, तो बाकी 14 या जितनी भी रह जाएंगी तो परफॉर्म करेंगी, वो एक अच्छा रिटर्न आपको ला के देंगी। तो जो बेस्ट केस भी है वो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, और फिर उसमें एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसलिए स्टॉक्स। हाँ इसलिए स्टॉक्स। अच्छा, बुल मार्केट और बेयर मार्केट?
मेरे लिए दोनों सेम ही होती हैं। अच्छा। इसमें बल्कि हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, हमारा एक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, उसका ये थर्ड पिलर है। मैं अभी उस पे आता हूँ, एयर एंड फाइनेंशियल्स के ऊपर हम जानना चाहेंगे कि वो क्या करता है, हाउ डज इट वर्क, वो उस पर फर्दर हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल, मतलब एक इन्वेस्टर का काम यही होता है, उसने देखना होता है कि जो भी हालात चल रहे हैं, और ये हर महीने के हिसाब से नहीं होता कि इस महीने में प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इस महीने में स्टॉक्स बढ़ेंगे, मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये थोड़ा 2-3-4 साल का होराइजन होता है। ठीक है। उसमें उसने जज करना होता है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किधर आने की जो है ना चांसेस हैं। तो जब फुल बुल मार्केट चल रही होती है तो फिर जो है शायद स्टॉक्स में कम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, रिसर्च करता है, तो फिर शायद उस वक्त बेस्ट एसेट क्लास दूसरी हो। तो बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, इन्वेस्टर ने जो है ना सेंसिबल रहना होता है। बट हाँ, ये है थोड़ा सा इन्जॉयमेंट बुल मार्केट में हो जाती है। ठीक है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिस्क और सेफ्टी। 90% सेफ्टी, Okay. लेकिन 10% ऐसे होता है कि लोग सोच रहे होते हैं कि कोई कंपनी है या कोई ऐसा मुल्क है कि ये बहुत दूर से ना रिस्की लग रहा है। ओके लेकिन जब आप उसको डिटेल में स्टडी करें और उसका पूरा बिजनेस समझ लें तो रिस्क इतना होता नहीं असल। ओके। तो रिस्क असल में लोग उससे एसोसिएट करते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे होती है कि नहीं, लेकिन असल रिस्क होता है कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न आएंगे कि नहीं। तो कभी कभी 10% ऑफ द टाइम लोग सोच रहे होते हैं रिस्की है, लेकिन असल में वो सेफ होता है। ओके। और उधर बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। वेरी गुड। अच्छा, रेंटल इनकम और कैपिटल गेन। इसको अगर स्टॉक्स में करें तो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन हो गया। हमारा तो फार्मूला ये है कि जो भी डिविडेंड इनकम उस कंपनी की है प्लस जो कैपिटल गेन एक्सपेक्टेड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके। हाँ, दोनों को मिला के जो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहा है ना उसमें जाना है। ओके। बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक कैपिटल गेन वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन आपको सही से उनको रिसर्च करके करना चाहिए। और वॉरेन बुफे और एलन मास्क मेंटोर आई गेस। मेरे मेंटोर तो वॉरेन बफे ही हैं। मैंने उनको सुना भी बहुत ज़्यादा है, इलॉन मस्क को मैंने उतना ज़्यादा नहीं सुना, बट अगर शायद मैं उनकी जर्नी और थोड़ी फॉलो करूँ तो मैं शायद कहूँ एंटरप्रेन्योर जो है वो इलॉन मस्क ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर वॉरेन बफे ज़्यादा अच्छा है। गुड। ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम और लग्जरी लाइफस्टाइल। फाइनेंशियल फ्रीडम जब आपका आ जाए ना फिर आप लग्जरीज पे स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि इसका एक है योर सेविंग्स शुड फीड योर इन्वेस्टमेंट्स ओके। एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड फीड योर लग्जरीज। ओके। यानी कि 5 लाख रुपए अगर लेट से बोनस मिला है, आईफोन नहीं लेना, उसको इन्वेस्ट करना है। जब वो 5 करोड़ हो जाएगा या 2 करोड़ हो जाएगा, फिर जब डिविडेंड आएगा ना उससे आईफोन ले ले, फिर कोई मसला नहीं है। हाँ। अच्छा, एक एडवाइस फॉर जेन ज़ी। अच्छा, इसमें मैं कहूँगा कि जो मैंने अपनी जर्नी में भी देखा है, जैसे आप पूछे थे आपने अपने फादर को कैसे कन्विंस किया कि अगर आपको मौका मिले ना अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का और कोई अच्छा मेंटोर भी मिल जाए साथ, तो वो ज़रूर अवेल करें, उसके फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर आप गलत काम नॉट इन द सेंस के वो मतलब अलाउड नहीं है या गलत है, बट इन द सेंस कि आप उसके लिए नहीं बने, आप उसमें ना 20-25 साल भी लगा देंगे लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जो आपका कॉम्पिटेंस है ना उसमें अगर आप 5-7 साल भी लगाते हैं ना, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसमें एक्सेल करने लग जाते हैं। तो जहाँ भी आपको मौका मिले अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का वो ज़रूर करें। मेहनत बहुत ज़्यादा करें और आखिर में जब आपको सक्सेस मिले ना तो हम्बल रहें। ये की बिल्कुल की। अच्छा, इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, टेल अस अबाउट ARN फाइनेंशियल्स। अच्छा, हम लोग हमें किस तरह डिस्काउंट मिलेगा एंड हाउ इज इट डिफरेंट? तुम इस तरह पूछ रहे हो कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन्वेस्टमेंट फर्म्स जितनी भी हैं, हाउ इज इट डिफरेंट? देखिए, हम लोग ने ना 2 चीज़ें देखी, जैसे हमने आज बात भी की ब्रोकरेज हाउसेस की भी, दूसरों की। हमने देखा कि आप देखें स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स इतने अच्छे हैं, स्टोरी इतनी ख़राब है। रियल एस्टेट के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं हैं, स्कैम्स भी हुए हैं, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है। तो एक तो हमने इसको जो है ना कन्वर्ट करना, ये हमारा मिशन भी है कि हमने अगले 5-7 सालों में ना एक आर्मी बनानी है रिटेल इन्वेस्टर्स की ऑफ 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर। ओके। ये जो 10,000 लोग होंगे ना, ये फिर अपने अराउंड और लोगों को ये अपनी अच्छी इन्वेस्टिंग करके जो है सही कंपनीज को ऊपर लेकर आएंगे, लोगों को गाइड करेंगे। 10,000 लोग अगर हमने खुद ट्रेन कर दिए तो सोचिए, अब हमारे जो शुरू के लोग जिन्होंने हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास किया ना, वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, वो आगे 100 लोगों को और जो है ना उनका माइंड चेंज करते हैं। तो अगर आपने 10,000 लोगों को ट्रेन कर दिया तो आपने जो है ऑलमोस्ट 1 लाख से 5 लाख लोगों तक ना आपकी रीच पहुंच जाती है। इतने लोग अगर कोई चीज़ करने लग जाए ना पाकिस्तान में, आज सिर्फ 3 लाख लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो एक पूरा एक जो है ना वो सिस्टम चेंज हो जाता है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ अच्छी नहीं है उसकी एक वजह ये भी है, लोग जो है ना इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो हमारा इंडिया और बांग्लादेश से आधा है। तो जब लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और जो है स्पेंडिंग कम करेंगे तो इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, उस तरीके से मुल्क को भी फ़ायदा होगा। तो हमारा पूरा मिशन है कि जो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स है ना कि बिज़नेस को डिटेल में समझना है
उसमें फिर पार्टनर बन जाना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। ये हमने ना 1 मिलियन पाकिस्तानियों तक अगले 10 सालों में पहुंचाना है। ये हमारा विजन जो है एक तरह से 2035 है। वाह, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं रखूंगा आपके, मैंने कई पॉडकास्ट देखे तो नीचे 2 कमेंट मुझे ना बड़े लगे कि सारे सेम थे। लोगों को भी मिसकंसेप्शन है कि आपकी शादी हुई नहीं, अभी तक नहीं हुई। देखा, आई वाज राइट अबाउट इट। सो ही इज अ सिंगल गाय वी आर हैविंग फॉर द इंटरव्यू। इसी बात हम क्लोज करते हैं कि अल्लाह करे अब्दुर्रहमान भाई की जल्द से जल्द शादी हो और ये लोगों को मजीद फ़ायदे पहुंचाते रहें और इनकी टिप्स ज़रूर लें। ही इज़ थॉरली प्रोफेशनल। और एक और वादा हम इनसे जाते हुए रहते हैं कि साल बाद हम दोबारा आपसे करेंगे, आई विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सारे जो मिसकंसेप्शन है ना, फिर उसके जवाब आप देंगे। थैंक यू सो मच। आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर राय दें अपनी। थैंक यू वेरी मच।